नमस्कार, स्वागत है आपका गीता माइंडोरा पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था के बारे में। और बाल्यावस्था से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और चाहे तो आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं गीता माइंडोरा, वहां आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो जानते हैं बाल्यावस्था के बारे में। जैसे कि बाल्यावस्था आप सभी लोग जानते हैं, यह जीवन का एक अनोखा काल है। इसके टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो टाइम पीरियड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। दो पार्ट्स में इसका टाइम पीरियड डिवाइड होगा। सब कुछ इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इसको यूनिक पीरियड किसने बोला है तो आप कहेंगे कोल एंड ब्रूस। ठीक है, कोल्स ब्रूस या फिर कोल एंड ब्रूस जो है उन्होंने चाइल्डहुड को क्या बोला है, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। द यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ किसने बोला है तो आप कहेंगे कोल्स ब्रूस ने बोला है। मानव विकास की दूसरी अवस्था, पहली अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था। शैशवावस्था के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा। शैशवावस्था के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। और उसके बाद एक और वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि शैशवावस्था में शिक्षा किस प्रकार की होती है। दोनों चीजें हम बहुत ही डीपली पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट अवस्था आती है चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। ठीक है, तो यह मानव विकास की दूसरी अवस्था है। और शैशवावस्था के पश्चात इसी का आरंभ होता है। शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक है तो मैंने आपको बताया था डॉक्टर अर्नेस्ट के अकॉर्डिंग जन्म से 6 वर्ष तक, और नॉर्मली यदि हम बात करें तो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, इस अवस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, लेकिन बालक के लिए संसार रहस्यमय होता है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे बच्चे के अंदर, लेकिन बच्चा के लिए क्या होगा कि यह संसार एकदम रहस्यमय होगा। नई नई चीजें वो देखेगा, और क्या क्या देखेगा वो सारी हम आगे जानेंगे। उसका शरीर भी मन पर निर्भर करता है। उसका जो शरीर है उसके मन पर निर्भर करता है। उसका मन करता है तो खेलने जाता है, मन नहीं करता तो नहीं खेलने जाता। उसका मन जो करता है वो वह करना शुरू करता है। परंतु बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक आत्मनिर्भर होने लगता है। यह आपको याद रखना है कि जब हमने शैशवावस्था पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, पर निर्भर होता है, यानी कि दूसरों पर निर्भर होता है। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा आत्मनिर्भर होने लग जाता है, आत्मनिर्भर होने लग जाता है। यदि हम बात करें कि बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा है। पहला जो है वो है आपका पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा आता है उत्तर बाल्यावस्था। पहला पूर्व बाल्यावस्था जो कि आपका 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक माना जाता है, 5 या 6 वर्ष तक। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 5 या 6 वर्ष तक माना जाता है, और उत्तर बाल्यावस्था आपका 6 से 11 या फिर 12 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यह क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट हरलॉक के अनुसार यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौवन आरंभ तक होती है, अर्थात 11 से 12 वर्षों के बीच में यह अवस्था होती है। किसके अनुसार तो हरलॉक के अनुसार, क्योंकि हरलॉक सिर्फ और सिर्फ क्या मानते हैं, उत्तर बाल्यावस्था मानते हैं, वो पूर्व बाल्यावस्था को नहीं मानते। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा आरंभ करने के लिए जो ये आयु है वो उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर एज रखी गई है 6 वर्ष। ठीक है, इसीलिए क्योंकि यह जो अवस्था है वो बेस्ट अवस्था मानी जाती है शिक्षा के लिए। तो शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु उपयुक्त होती है। इस अवस्था में बालक समय समय पर समूह बनाते हैं। समय समय पर क्या करते हैं, समूह बनाते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को समूह की अवस्था
भी कहा है, समूह की अवस्था भी कहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस अवस्था को ग्रुप अवस्था या फिर समूह अवस्था बोला जाता है, तो आप कहेंगे ग्रुप एज किसको बोला जाता है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ग्रुप एज या फिर समूह की अवस्था कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे चुस्ती की अवस्था भी कहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुस्ती की अवस्था कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था है। ग्रुप की अवस्था यानी कि समूह की अवस्था कौन सी है, तो आप कहेंगे बाल्यावस्था है। साथ ही साथ गंदी आयु, गंदी आयु किसे कहा है, यानी कि डर्टी एज, ये भी आपकी बाल्यावस्था को कहा गया है। तो बाल्यावस्था के बहुत सारे नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि गंदी आयु किसको कहते हैं, बाल्यावस्था को। समूह की अवस्था किसको कहते हैं, बाल्यावस्था को। चुस्ती की आयु किसको कहते हैं, बाल्यावस्था को। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, अच्छा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और एकदम अच्छा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, यही हमारी पहचान है, ठीक है। बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो आप कहेंगे शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। इस अवस्था में आते आते बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है उसमें स्थिरता आने लग जाती है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, उसका जो मानसिक योग्यता है उसमें वृद्धि होने लग जाती है। आत्मनिर्भरता की भावना, बच्चे के अंदर आत्मनिर्भरता आने लग जाती है। बच्चा जो है खुद से जाकर पानी लेके आ जाएगा और उसको पानी माँ जी अगर उसको पानी दे रही होंगी या दूध दे रही होंगी तो वो कहेगा मैं ले लेता हूँ इसको, ठीक है, आप रहने दो। तो क्या है, उसके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर रचनात्मक कार्यों में रुचि आने लग जाती है। वो बहुत सारी ड्राइंग वगैरह बनाने लग जाता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट आता है रचनात्मक कार्यों को करने में। सिर्फ ड्राइंग में नहीं, जितने भी रचनात्मक कार्य होते हैं उन सभी में। नेक्स्ट, जिज्ञासा की भावना, उसके अंदर जानने की जो इच्छा है वो बढ़ती जाती है। किसी भी चीज के बारे में अगर आप उसको बताएंगे तो वो कहेगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, वो सारी चीजें वो पूछने लग जाता है। नेक्स्ट, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, यानी कि उसके अंदर सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होने लग जाती है। वो जो है उस समूह में कार्य करना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि अभी हमने देखा इस ग्रुप का ही दूसरा नाम है क्या, समूह की अवस्था। तो समूह की अवस्था है यानी कि उसके अंदर सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रबलता तो होगी ही होगी। नेक्स्ट, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। उसके अंदर सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। जैसे हमने शैशवावस्था में देखा कि उसके अंदर नैतिक गुण या सामाजिक गुण नहीं होते, लेकिन जब वो 2 वर्ष का हो जाता है या फिर 2 वर्ष से कुछ मंथ कम होता है तो उसके अंदर नैतिकता की भावना पनपने लग जाती है। लेकिन जो हमारा बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में क्या होता है कि बाल्यावस्था में नैतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास अच्छे स्तर पर होने लग जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। सामूहिक खेलों में विशेष रुचि, आपने देखा था कि हमने आपको बताया था कि शैशवावस्था में बच्चे के अंदर रुचि होती थी अकेले खेलने में, सामूहिक रूप से खेलने में रुचि बहुत कम थी। लेकिन सामूहिक खेलों में रुचि जो है वो आपकी बाल्यावस्था में बहुत ज्यादा देखी जाती है। वह समूह में खेलना पसंद करता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि समूह की जितनी भी बातें आएंगी वो सारी की सारी बातें आपकी बाल्यावस्था से संबंधित होंगी। नेक्स्ट, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। अब इसमें जो है वो काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, लेकिन मैंने शैशवावस्था के बारे में आपको बताया था कि उसमें भी काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। लेकिन सिगमंड फ्राइड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड जो हैं उन्होंने कहा था कि शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है। ऐसा किसने बोला था, सिगमंड फ्राइड ने। संग्रह प्रवृत्ति का विकास, वो चीजों को कलेक्ट करने लग जाता है, ये मिल गया तो ये भी मेरा, ये भी मैं रख लेता हूँ, ये भी मैं रख लेता हूँ। सारी चीजों को कलेक्ट करने की भावना उसके अंदर होती है
बाल्यावस्था में। अब हम जानेंगे बाल्यावस्था में शिक्षा। बाल्यावस्था में शिक्षा किस प्रकार की होती है तो जान लेते हैं कि बाल्यावस्था में शिक्षा, एडुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब एडुकेशन जो आप दे रहे हैं बच्चे को, वो भी क्या होता है, एज अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ही हम सिलेबस डिसाइड करते हैं। तो बच्चा जिस एज में होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका जो माइंड है वो विकसित होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको टास्क देते हैं। तो शिक्षा और विकास में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि विकास के आधार पर ही हम उसको शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। कभी ऐसा होता है कि सेकंड क्लास के बच्चे को 10th क्लास की बुक्स दे दी जाएं और वो अच्छे से उनको पढ़ लें? नॉट पॉसिबल, क्योंकि बच्चे का लेवल कुछ और है और हमने उसको टेक्स्ट बुक्स कुछ और दे दी। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि शिक्षा और विकास में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा जो है वो क्या है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है, और बाल्यावस्था जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि बाल्यावस्था को जहां पर ग्रुप एज आपसे पूछा जाए, ग्रुप से संबंधित कुछ भी चीजें आपसे पूछी जाएं, आप कहेंगे बाल्यावस्था। बालक के विकास का उत्तरदायित्व तो माता पिता अध्यापक तथा समाज पर होता है। माता पिता अध्यापक और समाज पर इसका दायित्व होता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमको उसे मोड़ना है कि उसके अंदर एबिलिटी क्या है, और यह दायित्व टीचर का होता है, माता पिता का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और समाज का भी होता है। नेक्स्ट है आपका शारीरिक विकास पर ध्यान। शारीरिक विकास पर ध्यान, तो पहला है आपका शारीरिक विकास पर ध्यान, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ऐसा किसने बोला है, तो आप कहेंगे ऐसा अरस्तु ने बोला है। ऐसा अरस्तु ने बोला है, ये आपको याद रखना है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बालक के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें संतुलित और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। अगर हमें बच्चों का डेवलपमेंट करना है तो क्या करना है भाई, सबसे पहले तो उसका खान पान अच्छा होना चाहिए। इसीलिए अरस्तु ने बोल दिया है कि स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब तक बच्चे को खान पान नहीं मिल रहा है, उसके शरीर को जितनी नीड है उतना नहीं मिल रहा है, तो क्या उसका दिमाग विकसित होगा? नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, बच्चे को पौष्टिक और संतुलित भोजन प्रदान करना है, और खेल कूद व्यायाम भी हमें कराना है। ठीक है, खेल कूद और व्यायाम का भी पर्याप्त अवसर देना है, क्योंकि अगर वो सिर्फ खाता रहेगा तो क्या होगा, मटकी जैसा उसका पेट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, खान पान के साथ साथ उसके व्यायाम पर भी ध्यान देना है, उसको व्यायाम का अवसर देना है, खेल कूद का अवसर देना है। नेक्स्ट है हमारा बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। उसको हमें बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा देना है। और बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा हम कब दे सकते हैं, जब हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो। और ज्ञान कैसे होगा, जब आप बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो जब मनोविज्ञान का शिक्षा में पदार्पण हुआ तो शिक्षा कैसी थी, अध्यापक केंद्रित थी। यानी कि अध्यापक जो कहता था वो बात बच्चों को माननी पड़ती थी, बच्चे अध्यापक के अनुसार कार्य करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो शिक्षा का प्रारूप है वो कैसा है, छात्र केंद्रित है, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित है, शिक्षार्थी केंद्रित है। तो यानी कि छात्र जैसे सीखना चाहता है, जिस लेवल पर सीखना चाहता है, हमें उस लेवल पर जाकर उसे सिखाने की कोशिश करनी है। तो वर्तमान में और पहले में बहुत फर्क है। पहले क्या था, अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, तो बाल केंद्रित शिक्षा है। और इस बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचि, योग्यता और क्षमता पर ध्यान दिया जाता है। बालक की रुचि किसमें है, हम उसी चीज को सिखाने का प्रयास करेंगे। बच्चे में अगर रुचि नहीं है तो उस विषय के प्रति रुचि डेवलप करने का प्रयास करेंगे। उसकी योग्यता क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चंस देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा सेकेंड क्लास का है, हमने क्वेश्चन उसको 5th क्लास का दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। उसकी योग्यता के अनुसार देना है, उसकी क्षमता का ध्यान रखना है। उसकी क्षमता, योग्यता और उसकी रुचि का ध्यान रखते हैं हम किसमें, तो हम कहेंगे बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, बाल केंद्रित या फिर आप बोलेंगे शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक है, मैं क्या शिक्षार्थी बोल देता हूँ बार बार। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी
केंद्रित। तो हमें ध्यान रखना है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा प्रदान करनी है, और बाल मनोविज्ञान तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो आपके माइंड में कोई डाउट भी नहीं होगा। नेक्स्ट है खेल तथा क्रियाशीलता द्वारा शिक्षा। हमें खेल और क्रियाशीलता के द्वारा ही शिक्षा देनी है, यानी कि बच्चे को प्ले वे मेथड से सिखाना है, क्योंकि बच्चा तभी सीख सकता है जब हम उसको खेल खेल में सिखाएं। खेल खेल में सिखाना बच्चे को सबसे इजी होता है। हमें कुछ ऐसे गेम्स डेवलप करने चाहिए जिनसे हम इजीली सिखा पाएं। तो हमें प्ले वे मेथड और एक्टिविटी मेथड का यूज करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि बच्चे आपके अभी छोटे हैं, लेक्चर मेथड से नहीं सीखेंगे। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बालक की शिक्षा में खेल और क्रिया को प्रमुख स्थान दिया है। खेल तथा क्रियाओं द्वारा बालक सहजता, सरलता, उत्साह और प्रसन्नता से नई बातों को सीख लेते हैं। आप जो है किसी कंसेप्ट को सिखाते रहिए, उसको सिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन उसी कंसेप्ट को आप जो है पहले बच्चों को क्या करिए, बच्चों को एकदम एक्टिव बनाइए। क्या बनाइए? एक्टिव बनाइए। उनके अंदर क्या करना है? आपको सहजता उत्पन्न करनी है, बच्चों को जानने के लिए प्रेरित करना है, सीखने के लिए प्रेरित करना है। और इतना काम यदि आपने कर लिया ना, तो बच्चों को बहुत आसानी से आप सिखा देंगे। किस मेथड से? प्ले वे मेथड से। क्योंकि बच्चे गेम खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप बच्चों से बोलिए कि क्या आप गेम खेलोगे, कहेंगे हाँ, लेकिन गेम किस टाइप का आपको खिलाना है? अपने टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट, रोचक पाठ्यक्रम। आपको पाठ्यक्रम कैसा बनाना है? रोचक बनाना है। जब तक पाठ्यक्रम इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तब तक क्या होगा? बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो बच्चों को क्या करना है? एक ऐसा पाठ्यक्रम देना है जो कि इंटरेस्टिंग हो। पाठ्यक्रम में ऐसे दर्शनों को शामिल किया जाना चाहिए जो बालकों की रुचि, आवश्यकता के अनुरूप हो, यानी कि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, तथा जीवन से संबंधित हो, उनकी लाइफ से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एक बड़े इंसान का दे रहे हैं, नहीं। जो एग्जाम्पल भी आप सेट कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, वो उनकी लाइफ से रिलेटेड अगर देंगे तो और भी ज्यादा वो उससे रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। वे अपने सैनिक अभियानों को संगठित कर सकें, वो अपने जो भी अभियान हैं उनको संगठित कर सकें। सैनिक अभियान नहीं बोलेंगे, वो अपने अभियान यानी कि सीखने के अभियान, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। वे अपने सीखने के अभियान, यहाँ पर सीखने लिख लीजिए, वे अपने सीखने के अभियानों को संगठित कर सकें, यानी कि उनके बारे में जान सकें। नेक्स्ट, अनावश्यक दर्शनों और पुस्तकों का बोझ उन पर नहीं लादना चाहिए। जो भी रेलेवेंट चीजें हैं वो उनको सिखाए जाना चाहिए। अननेसेसरी उनके ऊपर वर्डन नहीं डालना चाहिए। अनावश्यक ये हमने देख ही लिया। अन्यथा उनका मानसिक विकास यथोचित ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर हम बच्चे को 10-10 टेक्स्ट बुक दे दें, 15-15 टेक्स्ट बुक दे दें कि आप ये भी पढ़ो, आप वो भी पढ़ो, तो बच्चा क्या पढ़ पाएगा? नहीं। उसका लेवल तो देखिए पहले। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है कि बच्चा किस स्टेज में है, किस आयु वर्ग में है। इन सब पर ध्यान रखेंगे तो हम बहुत आसानी से बच्चे का विकास कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है भाषा विकास पर ध्यान, क्योंकि जब तक भाषा विकास नहीं होगा, बच्चा किसी से कन्वर्सेशन भी नहीं कर पाएगा, किसी से बात भी नहीं कर पाएगा, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा भी नहीं पाएगा, तो कैसे कैसे वो आगे बढ़ पाएगा? तो बालकों के भाषा संबंधी ज्ञान में वृद्धि के लिए उन्हें बातचीत करने के मौके देना है, कि वो आपस में बातचीत करें। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए, तो उससे क्या होगा? उनका जो कन्वर्सेशन है, उनकी भाषा जो है, उसका विकास होगा। कहानियां सुनाने के लिए बोलिए कि भाई, बच्चे को मान लीजिए कोई कहानी नहीं आती, कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे वो कहेंगे सर मेरे को कहानी नहीं आती, तो क्या कहेंगे? आपके मम्मी पापा ने कोई ना कोई कहानी सुनाई होगी बेटा, आप वो सुना दो, अपनी कहानी बना के सुना दो। लेकिन कुछ भी बच्चे से बुलवाना है, बस बोलने का मौका देना है, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चा पूरी कहानी नहीं सुना पाता, 2 लाइन सुनाता है, हाँ 2 लाइन सुनाओ। 1 लाइन सुना पाता है, 1 लाइन सुनाओ, बट जब वो 1 लाइन सुनाएगा तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है 2 लाइन भी सुनाए या 4 लाइन भी सुनाए। कविताएं पढ़ने का मौका देना चाहिए, कविताएं सुनाने का मौका देना चाहिए, पत्रिकाएं पढ़ने का मौका देना चाहिए, वाद विवाद में भाग लेने का मौका देना चाहिए, भाषण देने का मौका देना चाहिए,
कविता सुनाने, टेलीविज़न देखने, इन सभी का अवसर देना चाहिए। और इन सब का जब हम अवसर देते हैं तो कहीं न कहीं बच्चे में भाषा का विकास होता है, भाषा का विकास होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? गीता माइंडोरा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए।